Hello everyone, welcome back to TechnoCharts YouTube channel. And in today's video, I'm going to talk about how I made over 100% in these three stocks. So the first stock है वो है IRFC. Now IRFC एक बहुत ही कॉमन स्टॉक था जो काफी सारे लोगों ने ट्रेड किया था, बट इसके पीछे का जो एनालिसिस था इसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 140% के ऊपर का गेन्स करा था इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स. नाउ इसके पीछे का एनालिसिस क्या है? नाउ अगर आप जो स्टॉक का चार्ट देखोगे तो स्टॉक के चार्ट में हमने देखा कि ऑप्शन प्राइस में जो था 130% का मूवमेंट आया था इन अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स. ना कोई भी स्टॉक में आपको एंटर करना है लेट्स से, तो ये देखना है कि प्रायर एक अच्छा खासा अपट्रेंड होना चाहिए. तो अगर 2 से 3 महीने के अंदर कोई भी स्टॉक 70% के अबव मूव करता है तो उस स्टॉक को हमेशा आप वॉचलिस्ट में ऐड करके रखो. वॉचलिस्ट में ऐड करने के बाद में उस स्टॉक में आपको एक बेस फॉर्मेशन का वेट करना है. बेस फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर स्टॉक में ऐसा मूवमेंट आता है, मूवमेंट आने के बाद में एक स्टॉक का एक हमें एक फ्लैट बेस चाहिए, या फिर स्टॉक का मूवमेंट आने के बाद में एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट चाहिए. तो अगर इन दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न बनता है, तब हमें उस स्टॉक में नेक्स्ट रैली के लिए एंटर करना है. अब ये स्टॉक का एक अपसाइड मोमेंटम आ गया, ये 70% एंड अबव का मोमेंटम रहना चाहिए इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स. फिर इसमें एक बेस फॉर्मेशन का वेट करना है, और इस अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक हमेशा 21 ईएमए के ऊपर ही रहना चाहिए. ओके, 21 ईएमए के नीचे चला जाता है तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है जितना स्टॉक अगर 21 ईएमए के ऊपर ही रहता है. अब इस पूरे मोमेंटम में हमने तो एंटर कभी किया नहीं था क्योंकि हमारा मोमेंटम मिस हो गया. अब हमें एक बेस फॉर्मेशन का वेट करना है. ये हमने एक बेस फॉर्मेशन का वेट किया. इस बेस फॉर्मेशन का वेट करने के बाद में हमें देखना है कि जब भी ये स्टॉक साइडवेज हो जाता है तो अक्यूमुलेशन के साइन दिखना चाहिए कि ये स्टॉक इधर ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम ऊपर जानी चाहिए. ये स्टॉक ने इधर साइडवेज मूवमेंटम दिया तो वॉल्यूम में हमारी कुछ फ्लैट हो गई. राइट, अब हमने देखा ये वॉल्यूम जो है पूरी फ्लैट हो चुकी है. अब इसके बाद में स्टॉक में हमें एक बेस का ब्रेकआउट आया है. ये एक शॉर्ट बेस बनाया है, इस पर ब्रेकआउट आया. इस ब्रेकआउट पे मैंने एंटर किया था अप्रोक्सीमेटली 78 रुपीज के आसपास, और हमने ये एंट्री टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी कि इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आ रहा है फिर से, और कंटिन्यूशन ब्रेकआउट आ सकता है. अब इस ब्रेकआउट के बाद में मेरा फर्स्ट एंट्री था अप्रोक्सीमेटली 78 रुपीज के आसपास. अब ब्रेकआउट आ गया, स्टॉक में मूवमेंट आ गया, फिर से इसने एक छोटा सा एक शॉर्ट टर्म बेस बनाया. इधर पर्टिकुलर केस में मैंने ऐड नहीं किया था. ओके, नाउ इधर इस ब्रेकआउट पे हमने ऐड किया है और स्टॉक में कंटिन्यूस मूवमेंट आया. नाउ एंट्री था हमारा 78 रुपीज पे, स्टॉक गया अप्रोक्सीमेटली 190 रुपीज तक. नाउ 190 रुपीज पे जाने के बाद में स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा एक सेलिंग कैंडल बनाया था, एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना. नाउ इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पे, नाउ जनरली क्या होता है कि अगर एक बहुत बड़े मोमेंटम के बाद में बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाता है, जैसे कि इधर हुआ, बहुत बड़ा मोमेंटम आया, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, तो इधर एक वापस से बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिला कि इधर वापस से बेस फॉर्मेशन हुआ. अब हमें सेम स्ट्रक्चर इधर वेट करना है कि मोमेंटम आया, हमारा एग्जिट क्या था इस लेवल पे 180 के आसपास. मैंने पर्टिकुलरली एग्जिट किया था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया था कि मैं आईआरएफसी एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि द स्टॉक हैज मूव्ड 140% इन लेस देन 2 मंथ्स. ओके, तो हमने 180 पे एग्जिट कर दिया था. एवरेज एंट्री मेरा 175 के आसपास आया होगा ऑब्वियसली. नाउ अब एंट्री हुई 78 के आसपास, एवरेज एग्जिट आया 175 के आसपास, और इस अपसाइड मोमेंटम में काफी अच्छा वॉल्यूम था. वॉल्यूम ऑन अप डेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑन डाउन डेज. नाउ व्हाट टू डू इन आईआरएफसी. अब आईआरएफसी में क्या करना है? आईआरएफसी में फिर से एक बेस फॉर्मेशन का वेट करना है. बेस फॉर्मेशन है कि इधर ये स्टॉक साइडवेज हो गया, तो ये ऐसा जब तक स्टॉक फिर से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता है और ये स्ट्रक्चर का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर से एंटर नहीं करना है. ओके, तो मैंने एग्जिट कर लिया. इन अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स द स्टॉक हैज गिवन मी अप्रोक्सीमेटली 130% के आसपास का गेन्स आया था, एंड आई बुक द एंटायर गेन्स इन आईआरएफसी. नाउ जो द सेकंड स्टॉक वाज, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड गिव द क्रेडिट्स टू द मार्केट एज वेल, बिकॉज स्टॉक्स को आपको कैप्चर करने के लिए, कैच करने के लिए आपको समझना जरूरी है कि ट्रेंडिंग सेक्टर क्या थे. तो ट्रेंडिंग सेक्टर में बेसिकली आईआरएफसी, आरवीएनएल, राइट्स, ये सभी स्टॉक्स ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे. जब पूरा जब पूरा की पूरा सेक्टर ही सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तब समझ लेना कि सेक्टर भी ट्रेंड होने वाला है एज अ ग्रुप. बेसिकली एज अ ग्रुप ये भी फायदा हुआ कि परफेक्टली एक करेक्ट सेक्टर कैप्चर हो गया, रेलवे सेक्टर कैप्चर हो गया, एंड वो एक फायदा हुआ. तो इसके बाद में दूसरा जो स्टॉक मैंने कैप्चर किया था वो था एमएसटीसी. नाउ एमएसटीसी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो मैं एमएसटीसी का चार्ट खोलता हूँ. एमएसटीसी के चार्ट में बेसिकली
मैंने सबसे पहली जो एंट्री हुई थी, सबसे पहले जो एंट्री हुई थी, वो एंट्री हुई थी अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज के आसपास। मैंने एक शॉर्ट टर्म एक चीट एंट्री बनाई थी इस ब्रेकआउट पे। ये ब्रेकआउट तो आया था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट फेलियर आया, बट ओवरऑल इस वॉल्यूम को देखकर मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड किया। ओके, तो इस पूरे साइडवेज ट्रेंड में मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को पूरा होल्ड किया था। नाउ इधर फिर से ब्रेकआउट आया। ओके, ये ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम भी काफी अच्छी दिख रही थी, तो मैंने 460 के आसपास एंटर किया था इधर भी, और इधर मैंने फिर से थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया, और इस ब्रेकआउट पे मैंने फिर से थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर दिया। ओके, तो ये ब्रेकआउट आया, इस पे ऐड किया, ये ब्रेकआउट आया, इस पे ऐड किया, और वॉल्यूम काफी तगड़े देखने को मिल रहे थे। तो ये वॉल्यूम का जो गेम था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और वॉल्यूम के पहले मैंने जो कहा कि एक अपसाइड मोमेंटम, पहला एक अप ट्रेंड होना चाहिए एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, फिर स्टॉक ने साइडवेज मोमेंटम देना चाहिए। और अपसाइड मोमेंटम आया, स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन किया, इधर एक फर्स्ट ब्रेकआउट आया, देखा जाए तो रूल के हिसाब से मुझे एग्जिट कर देना चाहिए था और फ्रेश एंट्री फिर से लेनी चाहिए थी, बट कन्विक्शन था, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखा। फिर इसके बाद में इधर ऑफिस से स्टॉक में ब्रेकआउट आया, फिर एंट्री कुछ 4 के आसपास हुई, और स्टॉक ने 140% का पीक गेन मुझे दिखाया था। राइट, आफ्टरवर्ड्स इसने 2-3 दिन इधर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद में हमें देखने को मिला कि स्टॉक में एक पुअर रिजल्ट के कारण एक 15% का उसका गैप डाउन खुला और स्टॉक 15% से नीचे चला गया। मिला है कि जब भी स्टॉक एकदम पैनिक में एग्जिट नहीं करना चाहिए। अब मैंने इस ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे था, एंड आफ्टर दैट स्टॉक उधर से कंप्लीटली रिवर्स हुआ और 980 के आसपास क्लोज हुआ। तो जब एंटायर मार्केट और स्टॉक दोनों साथ में गिरता है बहुत ही ज्यादा, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अब फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई वुड ट्राई टू होल्ड दैट स्टॉक एंड टेक अ डिसीजन नेक्स्ट डे कि क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में। हाँ, हो सकता है कि मेरा लॉस थोड़ा सा बढ़ जाए, बट मोस्टली मैंने जितना ऑब्जर्व किया है अभी तक कि हमेशा वो जो है स्टॉक थोड़ा बहुत तो रिकवर कर ही देता है एट टिल द एंड ऑफ द डे और बाय द नेक्स्ट डे ओनली। थी अप्रोक्सीमेटली 460 के आसपास की हमारी एवरेज एग्जिट एंट्री थी। अब मेरा एग्जिट हुआ था 930 के आसपास, 930 940 के आसपास मेरा एग्जिट हुआ था। तो 99% टू 100% के आसपास जो पीक मैंने प्रॉफिट देखा था वो हुआ था 140% का, बट आई सैडली एग्जिटेड एट 100% गेन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन अ मैटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months और सो। राइट, तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था एमएचडीसी, जहां पर मेरा 100% के ऊपर गेन था। नाउ द थर्ड स्टॉक इज आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में दो रीजन थे। एक तो था कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, तो मैंने उस मल्टी ईयर ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया, और साथ में देखा जाए तो एक वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी स्टॉक बना रहा था ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न था। तो वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री की थी 34-35 रुपीज के आसपास के एवरेज से, और 34-35 रुपीज के एवरेज से मैंने एंट्री की थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और द स्टॉक इज स्टिल अबव द 21 EMA, so I am still holding this particular stock and I have not exited this particular stock. Now काफी सारे ब्रोकिंग हाउस के इसमें टारगेट्स भी है अप्रोक्सीमेटली 85-90 रुपीज के आसपास, एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग अ डिसेंट गेन हियर, सो आई एम पर्टिकुलरली बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज इट इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो आपको एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट, थीमेटिक ट्रेडिंग भी करना है कि जहां जो भी ट्रेंडिंग सेक्टर है उसी में घुसना है, और आपको प्रॉपरली एग्जिट भी करना है। राइट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स, ये हो गए। ये सभी स्टॉक्स जो है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, हमें भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में घुसना है, मोमेंटम ट्रेडिंग करना है। सब लोग घुस रहे हैं, हमें भी घुसना है। सब लोग के एग्जिट करने से पहले हमें एग्जिट करना है, सिंपल। हो सकता है कि आपका टॉप कैप्चर ना हो, डेफिनेटली हमें हुआ तो हम उसमें 140 की परसेंट की जगह 100% गेन्स में एग्जिट करा। राइट, सेम अगर आईआरएफसी की बात करें तो आईआरएफसी में मैंने ऑलमोस्ट टॉप पे एग्जिट किया। तो ऑब्वियस की बात है, आप हमेशा टॉप या बॉटम, टॉप पे तो एग्जिट नहीं कर सकते हो, ना ही आप बॉटम पे बाय कर सकते हो, बट आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। नाउ दूसरा एक फोर्थ स्टॉक है जिसमें मेरा 100% का मैंने एम टू एम तो देखा था, एम टू एम प्रॉफिट, बट सैडली उसमें लोअर सर्किट लग गया, तो अब मेरा गेन जो है वो 70-80% के आसपास ही बचा है। तो वो था इरेडा। तो इरेडा में हमने आईपीओ हाई का ब्रेकआउट में एंटर किया था। तो इनिशियल एंट्री जो थी वो थी, ये एक मेरी चीट एंट्री थी। ये भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड किया था कि इरेडा में चीट एंट्री हो रही है और इसका आईपीओ हाई का ब्रेकआउट आ रहा है। नाउ इस केस में क्या हुआ, स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया और ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक कंटिन्यूअसली फिर अपर सर्किट में चलता गया चलता गया। तो मेरा एंट्री था 106 रुपीज के आसपास, तो मेरे को 100% का गेन्स दिखा
बेसिकली। बट करंटली 100% का गेन्स देखने में और 100% का गेन्स रियलाइज करने में बहुत ज्यादा फर्क है, एज यू ऑल नो। नाउ द करंट गेन्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज सिटिंग एट ओनली 66% एज ऑफ नाउ इन अ मैटर ऑफ 2 months और सो, राइट। आई नो ऑब्वियस की बात है इसमें, देखा जाए तो मैंने एग्जिट कर लेना चाहिए था इधर, बट यू नेवर नो, दिस कुड नॉट हैव बीन द टॉप हियर। क्योंकि देखा जाए तो एग्जिट तो इधर भी कर सकता था मैं, क्योंकि इधर भी एक रेड कैंडल बना था, तो इधर भी एक मेरा एवरेज एग्जिट बन सकता था। बट still you never know what is the upside here. So what I'm doing is I'll wait for the breakdown of 21 EMA and then take a decision for this particular script here, because हो सकता था कि मैंने इधर एग्जिट कर लिया होता तो और स्टॉक इधर से वापस से डबल भी हो सकता था। राइट, सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स, बट इफ यू फॉलो अ सिस्टम देन probably यू कैन हैव अ मोर पीसफुल ट्रेडिंग हियर। तो मेरा यही मानना है कि एक सिस्टम को डिजाइन करो, उस सिस्टम को फॉलो करो। और चारों स्टॉक्स में मैंने अलग अलग लॉजिक के साथ में एंटर किया था, बट चारों में एक कॉमन थी कि चारों में से 3 स्टॉक बीएसयूज थे। चारों में चारों सेक्टर जो थे वो ट्रेंडिंग सेक्टर्स चल रहे हैं अभी के, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली, और बैंक, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर एमएसटीसी जो था वो स्क्रैपिंग वाले बिजनेस में है बेसिकली, तो रिसाइकलिंग वाला हो गया वो। तो ये एक आइडिया था behind selecting these 4 stocks that gave a good amount of return on my that made a good amount of return on my entire portfolio. Apart from this, PSU बैंक जो है वो मेरे almost 40-50% अब भी चल रहा है, right? I hope you have understood a lot of things. Now मैं स्विंग ट्रेडिंग की जो मेरी प्लेलिस्ट है मैं वो आई बटन में लिस्ट कर दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिए, और साथ में स्क्रीनर्स की लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आप इन सभी स्टॉक्स को कैप्चर कर सकते हो। Do share this video with all of your friends. Like and subscribe to the channel. Thank you.